अध्याय 7 देख रहे हैं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एक ह्यूमन बीइंग, आप और मैं, हमारी जीवन रेखाएं क्या है? यानी हमारे शरीर में कुछ तकनीक है जिससे खाना हम मुंह में डालते हैं तो शरीर में पेट के थ्रू कहीं पहुंच जाते हैं। खून जो है एक जगह से दूसरी जगह धमनियों के थ्रू पहुंचता है। नर्व्स है, आर्टरी है। इसी तरीके से जब हम देश की बात करते हैं तो जो लाइफलाइन है, एक इंसान को जो लाइफ दे रही है, लाइफ को सस्टेन कर रही हैं, देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, संभालने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। यातायात, अलग अलग तरीके के यातायात हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ये लैंड हो सकता है, ज़मीन पे चलने वाला, पानी पे चलने वाला और हवा में चलने वाला। तो ये जो तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, यातायात के, जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो रोडें चल सकती हैं, रोड, रेलवे चल सकती हैं ट्रैक पे, और फिर पाइपलाइंस होती हैं। ये नया मोड है एक। इसमें रोडवेज और रोडवेज में क्या होता है कि कुछ चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ों को ले जा रही है, ह्यूमन बींग्स को ले जा रही है, सामान को ले जा रही है। पाइपलाइंस में क्या होता है, पाइपलाइन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रुका हुआ है, उसके अंदर जो चीज़ है वो जा रही है अपने आप। जैसे नेचुरल गैस है या और भी स्टफ है जो इन पाइप से जाता है। वाटर की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर इनलैंड हो सकता है, ओवरसीज हो सकता है, यानी रिवर नदियों के थ्रू। और जब हम समुद्र की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, तो ओवरसीज हो गया। अच्छा, लैंड और वाटर, लैंड में स्पेशली, इसमें वाटर में लैंड और वाटर सरफेस की बात करते हैं क्योंकि हम सरफेस पे चल रहे होते हैं इसके। जब एयर की बात करते हैं, इसमें आदमी जा सकता है, इसमें कार्गो जा सकता है, यानी कि फ्राइट, सामान जा सकता है। तो इसमें डोमेस्टिक एयरवेज हो सकता है, इसमें इंटरनेशनल एयरवेज हो सकता है। डोमेस्टिक एयरवेज मतलब ये होता है एक देश के अंदर चलने वाला, मतलब एक देश की बाउंड्री में ही एक। और डोमेस्टिक एयरवेज सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो पब्लिक में है वो आप इंडियन एयरलाइंस कहेंगे, और प्राइवेट में हम कहेंगे इंडिगो, स्पाइस जेट, ऐसा। इसके अलावा जब हम ट्रांसपोर्टेशन, जब अब लोगों की बात करते हैं और गुड्स की बात करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात करते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान से चाइना जा रहा है या कनाडा से इंडिया आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल एयरवेज हो गया। इसको हम दो देशों के बीच में हवा के दरमियान और हवा को यूज करते हुए यातायात करना। तो रोडवेज में अब देखें कि हिंदुस्तान में जो रोड नेटवर्क है वो सब, बहुत सारे जो बड़े बड़े रोड नेटवर्क है उसमें एक है। पहले देखिए कि जो रोड बनाना वो रेलवे लाइन बनाने से थोड़ा सस्ता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? पहले तो ये थोड़ा सा रेलवे लाइन के बनाने के कॉस्ट से थोड़ा सा कम है। दूसरा ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर टोपोग्राफी अलग है, मतलब टोपोग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है, ज़मीन की बनावट इस तरीके से है कि वहाँ पर हम ना रेलवे ले जा सकते हैं ना और कोई यातायात, तो वहाँ पर हम ट्रेन तो नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर केवल टॉय ट्रेन या मज़े की ट्रेन चल सकती है, यहाँ पर आप पैसेंजर ट्रेन नहीं चला पाएंगे। दार्जिलिंग, शिमला में चलती हैं, छोटी है, मीटर गेज ट्रेन है वो, लेकिन बड़ी वाली नहीं चला पाएंगे आप। तो ऐसी जगह पे जो बड़ी डिफिकल्ट टेरेन होता है, बड़ी मुश्किल अंड्यूलेटिंग, मतलब मूव करती, ऊपर नीचे जाती हुई टोपोग्राफी, स्लोप है वहाँ पे काफ़ी। अगर स्लोप है ना, जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है, जहाँ पर एंगल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप रोड बना सकते हैं, है ना। जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर आप रोड बना सकते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं बना पाएंगे, ट्रेन थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप रोड देखें
तो रोड हर जगह तक पहुंचा है। आप कोई ऐसी जगह नहीं मानेंगे, हिमालय तक भी रोड पहुंचा हुआ है। और अगर कुछ लोगों की बात करते हैं, हम कुछ लोगों को जाना है, तो रोड सबसे बढ़िया तरीका है, इकोनॉमिकल तरीका है ये। पैसे भी इसमें ठीक ठाक लगते हैं, कम लगते हैं। और अगर थोड़ा सामान है, छोटा सामान है, तो वो कार्गो कम डिस्टेंस के लिए जाना है, तो फिर उसके लिए रोडवे सबसे बढ़िया है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं तो रोड आ सकता है, यहाँ पे मेन रोड हो सकता है, हाईवे, फिर एक स्टेट वे हो सकता है, फिर आपकी गली का रोड हो सकता है। इसका मतलब एक बड़ा रोड होगा, हो सकता है एक छोटा और छोटा रोड हो सकता है, लेकिन वो आपके घर तक जाएगा। रोड जो है वो आपके घर तक जाएगा, आपके गेट तक के सामने तक। ये फीडर का काम करता है। फीडर, मान लीजिए एक शिप है, शिप तो पानी से नहीं, जमीन पे नहीं आ सकता, अपने आप नहीं चल सकता। अब शिप पे सामान पहुंचाना है, तो फीडर का काम करता है रोड। मतलब रोड जो है वो जहां से सामान आ रहा है वहां से शुरुआत होगा, और फिर उसके बाद वहां से रोड होगा सीधा उस पोर्ट तक, उस बंदरगाह तक। तो एक तरीके से ये लिंक दे रहे हैं, ये एक लिंक है, इसीलिए हम फीडर कहते हैं। चाहे आप बंदरगाह कहें, सी पोर्ट कहें, या फिर आप एयरपोर्ट कहें, या रेलवे लाइन कहें, उन सब के लिए रोड जो है फीडर का काम करता है। तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे, हर एक रोड को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, इनके लेंथ के हिसाब से, इनकी विड्थ के हिसाब से, और किसके अंडर में है ये। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सुपर हाईवे मतलब 6 रोड होंगे, 6 गाड़ियां एक साथ मूव करेंगी, एक साथ मूव कर सकती है। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसमें यह था कि हमारी जो मेजर सिटीज हैं हिंदुस्तान की, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और ये अलग अलग जगह पे भी, अलग डायरेक्शन में भी है ये चारों। तो इससे फायदा ये हुआ कि दिल्ली टू कोलकाता, उसके बाद फिर दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू मुंबई। ये जैसे मैंने बताया, इसमें 6 गाड़ियां एक साथ चलती हैं, 6 लेन है इसमें। 6 लेन मतलब होता है जो रोड है जिसमें चल सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी कि उत्तर दक्षिण एक कॉरिडोर है। जैसे सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर अगर बड़ा शहर देखें तो श्रीनगर है, और सबसे नीचे बड़ा शहर क्या है, कन्याकुमारी। तो अपर मोस्ट से डाउन साउथ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इसे नॉर्थ साउथ कहते हैं। ऐसे ईस्ट वेस्ट, इसे पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, अगर लैटिट्यूड देखें, पहला है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ये लैटिट्यूड के हिसाब से। अब ये आसाम से गुजरात, मतलब सिलचर से पोरबंदर। तो ये जो इनका मेन काम क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं, ये सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिटीज जो है, अगर आप नॉर्थ से साउथ जाना चाहेंगे, ईस्ट टू वेस्ट जाना चाहेंगे, तो इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। यानी कि सामान जाता है, लोग जाते हैं, तो समय कम लगे और डिस्टेंस भी कम हो, ऐसा फास्ट पेस हो कि भाई ट्रैफिक कम हो। तो ये हाईवे जो प्रोजेक्ट्स हैं, सुपर हाईवे प्रोजेक्ट, ये इनको जो लागू करता है, इनको इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI करता है इसको। तो नेशनल हाईवेज, नेशनल से समझ गए कि पूरे राष्ट्रीय है, और हाईवेज जो नेशनल हाईवेज होते हैं, ये जो ऐसे पार्ट जो एक्सट्रीम हो, इसका मतलब कोने से कोना मिलाना, कोने से कोना मिलाना, और इसको जो मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे तो लिंक करता है, बनाता है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, क्योंकि इसमें टूट फूट होगी, कुछ और चीजें होंगी, तो CPWD करता है इसको, CPWD। तो नेशनल हाईवेज जो है वो, जैसे मैंने बताया, एक्सट्रीम जो कोने कोने हैं हिंदुस्तान के, और इसको मेंटेन करने का काम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, CPWD। ये एक शेरशाह सूरी मार्ग, ये हिस्टोरिक है, ये नाम इसलिए है क्योंकि ये इसको नेशनल हाईवे NH1 नाम दिया गया है। ये दिल्ली और अमृतसर के बीच में है, हिस्टोरिकल है ये, इसलिए इसको जानना जरूरी है। पहला नेशनल हाईवे 1।
इसके बाद ये अहमदाबाद वडोदरा का एक्सप्रेस वे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये दिया है कि भाई नेशनल हाईवे सबसे बड़ा दिया है, NH7 सबसे बड़ा दिया है, और इसके किलोमीटर दिए गए हैं 2369 बनारस से लेकर कन्याकुमारी। इसमें जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर और मदुरई आता है। अब मैं इसको थोड़ा आपको बता दूं कि ये चेंज हो गया है, इसका लेटेस्ट आइडिया बता देता हूं आपको। NH44 है, N मैं उसके बारे में बात करूंगा, और एक और है NH8 और NH15। NH15 जो है ये राजस्थान का एरिया कवर करता है मोस्टली, और फिर और भी इलाके हैं। तो ये मुंबई हो गया, दिल्ली, ये सब NH8 से कनेक्टेड है, NH8 से कनेक्टेड है ये। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र का हो गया, स्टेट मतलब स्टेट के अंदर जो हाईवेज बनेंगे। ये नेशनल हाईवे मतलब नेशन के पार्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए बनाए जा रहे हैं। और स्टेट हाईवेज जैसे मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में है उत्तराखंड, अब देहरादून है इसमें। अब देहरादून में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सबको आपको कनेक्ट करना है किससे? कैपिटल से। मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है आपको देहरादून से, जो उत्तराखंड की राजधानी है ना। मतलब अब यहां पर जो बनाता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें PWD बनाता है स्टेट, लेकिन एक सेंट्रल है PWD, एक स्टेट PWD है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में PWD बनाता है। अब आइए डिस्ट्रिक्ट रोड्स में, जो जिला परिषद है वो इसे मेंटेन करती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर यहां पर है, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोटद्वार ले लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं। अब सारे रोड जो होंगे वो इसके हेडक्वार्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होगा वहां के लिए आना, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी जिला के अंदर। तो हेडक्वार्टर जैसे कोटद्वार मैंने बोला, इनका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होगा। तो पूरी जो रोड्स जो इस जिला के अंदर बनाई जाएगी, इसको कनेक्ट करने के लिए कि जिले का हर पार्ट यहां से कनेक्टेड हो, इसको जिला परिषद मेंटेन करती है। इसके अलावा जो ग्रामीण रेंज है, जो गांव के इलाके हैं और अलग अलग विलेजेस हैं, उसको कनेक्ट करना। जैसे एक बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ा शहर है, उसको कनेक्ट करना है गांवों से, उनको गांवों से कनेक्ट करना है। इसको हम गांव के रोड या रूरल रोड कहते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उससे इसको थ्रस्ट मिला, फोर्स मिला इस योजना से कि भाई अब सारे के सारे जो गांव के इलाके हैं वो आपको कनेक्ट करना है शहर से। हर एक गांव को, कोई गांव छोटा नहीं है इसमें, हर एक रूरल एरिया। ये फिर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, याद रहेगा। हिंदुस्तान जो है हमारे पास 7,000 हमारे पास बहुत सारे एयर कोस्ट, मतलब जो हमारी जो लेंथ है, इसका बता रहा हूं, सी कोस्ट, इसका मतलब हमारे पास अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री भी कनेक्टेड है। खासतौर पे जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है। तो हम अगर टॉप मोस्ट पार्ट लें, यहां पर आप देखें हिंदुस्तान है, यहां पाकिस्तान है, यहां इंडिया है, यहां चाइना है। तो ये जो एरियाज है बड़े स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि वो देश हमारा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, थोड़ा सा खटपट भी चलती रहती है। यहां रोड कौन बनाता है? यहां रोड बनाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ये गवर्नमेंट इंडिया का अंडरटेकिंग है, BRO। और ये बॉर्डर एरिया में जो भी रोड्स बनते हैं वो BRO बनाता है, ये BRO का काम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मसला है इंटरनेशनल बाउंड्री का, है ना। आसपास का कंट्री हमारे दोस्त भी है, जैसे मैंने बताया, कभी कभी खटपट भी चलती रहती है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया का, जहां भी रोड डेवलप होता है, जहां भी आप रोड बनाएंगे, आप देखेंगे
हमेशा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वहाँ की ठीक होती है। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आऊँगा इस पे, NH7 किताब में दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब ध्यान रखिएगा कि NH44 है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NHDP, ये ऑफिशियली लिस्टेड है 3745, मतलब 2327 माइल्स, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये विकिपीडिया से लिया गया है, लेटेस्ट है ये। और ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है इंडिया में, ठीक। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। मैं ज़रा इन इलाकों में ले जाता हूं आपको। आप देखें, ये उड़ी तक गया है, ये रोड जो है उड़ी से नीचे आइए, कहाँ तक जा रहा है? ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। कोची तक भी गया है, लेकिन कन्याकुमारी तक आ रहे हैं आप। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ऊपर से नीचे तक। अब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाते हैं, या ये सिलचर से आ रहा है, सिलचर आसाम से, और ये कहाँ तक जा रहा है? पोरबंदर। पोरबंदर जो है सी कोस्ट है, गुजरात। फिर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये दिल्ली है। दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई तक। दिल्ली से मुंबई, ये एक क्वाड्रिलेटरल का साइड हो गया। फिर मुंबई से चेन्नई आ जाइए, एक और लाइन हो गई है, मतलब क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड बनानी है। फिर वहाँ से कोलकाता पहुँच जाइए, एक साइड और हो जाएगी। फिर कोलकाता से फिर दिल्ली वापस आ जाइए। तो एक 4 साइड हो गए, और 4 जो मेजर सिटीज़ है हिंदुस्तान के, इसको कनेक्ट करता है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बाकी जो देखें आप, ये नेशनल हाईवेज है, सब में NH लिखा हुआ है। ये NH है, नेशनल हाईवे है। हमने शेरशाह सूरी मार्ग की बात की थी, NH1 भी है इसमें। इसके अलावा और भी ऐसे हाईवेज होंगे जो आप भी यूज़ करते होंगे, आपके शहर के आसपास भी होंगे। और ये सब, जैसे मैंने बताया, NHAI इसको बनाता है, CPWD इसको मैनेज करता है। अब जब हम बात करते हैं रोड डेंसिटी की, रोड डेंसिटी क्या होता है? आपको यहाँ जरा चित्र में दिखाऊं कि ये जो हिली ट्रैक्स है, यहाँ पर रोड बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने बना दिया ना, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। कई ऐसे, आप देखिए, ये बड़ा हॉस्टाइल कंडीशन है, यहाँ पर भी ट्रैफिक है, BRO देखता है इसको। रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड डेंसिटी एक, थोड़ा इसमें देखिए कितनी रोड्स हैं। तो एक एरिया देखिए 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, लेंथ आप लीजिए 100 किलोमीटर, विड्थ लीजिए 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर बाय किलोमीटर में कितने रोड्स हैं इसमें? एक 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर में जैसे 50 रोड्स है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 50 रोड्स हो गए, तो 50 जो हो गया वो उसकी रोड डेंसिटी हो गई। 100 किलोमीटर में 50 है। अगर मान लीजिए 1000 रोड्स है, तो रोड डेंसिटी इस इलाके की हो गई 1000, यानी जो लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, लेंथ होगी। 50 जो है रोड नहीं है, 50 जो है वो लेंथ है, ध्यान रखिएगा, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, डेंसिटी जो रोड्स की हर एक जगह पे अलग होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में देखें, तो अगर आप 100 किलोमीटर में हो सकता है 10 किलोमीटर मिले, लेकिन आपको केरल में, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी है, आपको 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर में 375 किलोमीटर मिल सकता है, यानी कि सारे रोड लीजिए, सबको जोड़ दीजिए उसकी लेंथ, तो 375 मिल जाएगी आपको। हमारा जो नेशनल जो रोड डेंसिटी केरला में बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में कम है, तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें, नेशनल एवरेज जो है वो 75 किलोमीटर है। अब ये बहुत पुराना है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके का एक नंबर होगा। अब रेलवे की बात करते हैं। रेलवे जो है हमारी लाइफलाइन है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। ये जो है, जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, हमेशा पूछते हैं। 34 किलोमीटर की लेंथ थी और 1853 में चली थी। मुंबई थाने 34 किलोमीटर 1853। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है, पहली ट्रेन कौन सी चली थी। अब ये जो रेलवे नेटवर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है,
ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस है? बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं कि भाई वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कि भाई रेलवे कौन सा किस तरीके की है और नेटवर्क कैसा है वहाँ रेलवे का। जैसे अगर आप हिमालयन माउंटेन रीजन पे चले जाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वहाँ रेलवे लाइन बनाने का मतलब ही नहीं है, और बनाना भी बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर रिलीफ बहुत ज़्यादा है, मतलब एंगल बहुत ज़्यादा, स्टीप हाइट है, इसमें कम पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत कम है। लेकिन आप देखें अब कश्मीर से जम्मू से उधमपुर के बीच में, जम्मू के बीच में एक ट्रेन बकायदा बना दी गई है। बीच का एक पोर्शन है, थोड़ा काजीगुंड के आसपास का शायद है, वहाँ पर नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह है। तो अगर जहाँ कम पॉपुलेशन होगा, जहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है और अर्थव्यवस्था उतनी नहीं है वहाँ पर ट्रेन चलाने का क्या मतलब है। लेकिन आप नदन प्लेन में आ जाइए जहाँ पर पॉपुलेशन अथाह है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बिहार, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, मतलब वेस्ट बंगाल, ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर बड़ी फेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि एक ब्रिजेस बने हुए, बहुत सारी नदियाँ हैं ना, उसके ऊपर ब्रिजेस बना सकते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, प्लेन्स है, सीधी ट्रेन चलती है मोस्टली, और उसके बाद लोग ट्रैवल करते हैं, सामान ट्रैवल करते हैं, लोग इधर से उधर जाते हैं अपने काम के लिए, किसी और चीज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती। तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ इसका। ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, 150 साल हो गए। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है 7031 स्टेशन है इसमें, और रूट लेंथ जो है वो 63221 किलोमीटर है। 7817 लोकोमोटिव्स है इसमें, और 5321 इसमें पैसेंजर सर्विस गाड़ियां हैं, और 4907 जो है कोच व्हीकल्स हैं, और 228 170 वेगन्स है। ये 31 मार्च 2004 की इंफॉर्मेशन है। थोड़ा एक नई इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या है जो आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और जो आज के पीयूष गोयल साहब हैं, इसके मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, अब ये पैसेंजर सर्विस भी देते हैं और सामान, गुड सर्विसेज, फ्राइट, पार्सल सर्विसेज देती है। साथ में IRCTC आ गया है, यानी कि अब कैटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज भी है। 1.97214 ट्रिलियन है, और ट्रिलियन होता है 10 की घात 12। इनकम इनकी है 60.14 बिलियन। ये ब्रिटिश राज में शुरुआत हुई थी, फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया है जो बहुत कम समय के लिए था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आया। इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर इंडियन रेलवेज में है। 1.308 मिलियन होता 1 मिलियन होता 10 लाख। 1.308, बुक में जो 16 जोन दिए हैं, लेकिन ये आपको 18 जोन हो गए, अलग अलग डिविजन्स है, 18 जोन है। नदर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउथ वेस्टर्न जोन, तो 18 जोन्स बनाए गए हैं इसके। जैसे सदर्न जोन में का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। तो इंडियन रेलवे ये हिंदुस्तान का नेशनल रेलवे सिस्टम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चलाता है, इंडियन रेलवेज। हम लोग चौथे हैं, हमारा जो रेलवे नेटवर्क है, हम चौथे नंबर पे आते हैं। रूट लेंथ जो है वो है 67368 किलोमीटर। जो ट्रैक लेंथ है, मतलब अगर जो पटरियों की लेंथ ले तो 121,407 किलोमीटर है। इंडियन रेलवे जो है 20,000 पैसेंजर ट्रेन ध्यान रखिए, जिसमें हम और आप बैठते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सबअर्बन रूट्स भी हो सकता है। और कितने स्टेशन है? 7349 स्टेशन है इसमें। अलग अलग रेल्स हैं, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन है मेल, वो 50.6 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलते हैं। और प्रीमियम ट्रेन है जैसे राजधानी शताब्दी, ये 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस भी आ गई है, न्यू दिल्ली टू आगरा, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। इंडियन रेलवेज का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको ट्रेन 18 कहते हैं। ये दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, और इसने स्पीड पकड़ी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक, 112 माइल्स पर आवर। अब आइए फ्राइट सेगमेंट। रेलवे को सबसे ज़्यादा पैसा इससे मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन से, सामान का इधर उधर जाना। हमसे नहीं पैसा मिलता,
इंडियन रेलवे जो है 9,200 ट्रेन्स मालगाड़ियाँ चलाता है। जो एवरेज स्पीड है फ्लाइट की वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो मैक्सिमम स्पीड है फ्लाइट ट्रेन की वो 60 से 75 जाती है। इसमें डिपेंड करता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। एक 2017 के बारे में बताता हूँ तो 277 2,77,987 इतने फ्लाइट वैगन है, मतलब इतने डब्बे हैं। 17,937 ये पैसेंजर कोचेज हैं और 11,452 ये लोकोमोटिव्स है। जो इंजन वगैरह होते हैं ना, लोकोमोटिव्स होते हैं, डब्बे नहीं होते हैं लोकोमोटिव में, इंजन होते हैं। 8वां, हम लोग वर्ल्ड के 8वें सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, मतलब रेलवे 8वीं लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। 1.308, फिर से बताता हूँ, 1 मिलियन होता 10 लाख, इतने सारे लोग इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। अगर आप 2018 के ईयर एंडिंग में आएंगे तो इंडियन रेलवे ने 8.6 बिलियन पैसेंजर्स कैरी किए और ट्रांसपोर्ट कितना किया, 1.16 बिलियन, इतना फ्लाइट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया। रेवेन्यू की बात करें, पैसा, तो जो प्रोजेक्ट रेवेन्यू होता है हमारा 1.874 ट्रिलियन, 10 की घात 12 होती है। और इसमें जो मैंने जैसे बताया था आपको, मोस्टली जो है ये मालगाड़ियों से आता है, 1.175 ट्रिलियन ये रेवेन्यू हमको मिलता है। इसके अलावा 501.25 ये किससे आता है, ये पैसेंजर से आता है। अब हम बात करेंगे कुछ, जैसे मैंने आपको थोड़ा इनिशियल में बताया था, इंडियन रेलवेज की बात हमने की थी। अब इसमें कुछ अलग अलग तरीके की जो विड्थ होती है, मतलब जो पटरियों की दूरी कितनी है और उस पर कौन से ट्रैक, कौन से इंजन और कौन से डब्बे चलते हैं। तो ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज और 1 मीटर होता है इसमें दूरी पटरियों के बीच में। नैरो गेज, इनके बीच में 0.762 और 0.610 मीटर की दूरी होती है। ब्रॉड गेज सब जो जिसमें हम लोग चलते हैं ना 1.676। तो ये अलग अलग, ये जैसे कहीं आपको छोटी गेज मिलेगी, जैसे आप ऊपर वाले इलाके में जाएंगे पहाड़ियों में तो वहाँ आपको छोटी गेज मिलेगी। अब मैं पाइपलाइन की बात कर रहा था, पहले मैं आपको कुछ पाइपलाइन बताता हूँ। पाइपलाइन ये भी एक लाइफलाइन है इकोनॉमी की। इसमें देखिएगा एक डार्क लाइन जो बता रहा है ये अभी है, हमारे पास एग्जिस्टिंग लाइन है। जो आप डैश देख रहे हैं ये प्रपोज्ड है, और जो तीसरा देखा आपने ये गैस पाइपलाइन है। जो पहली पाइपलाइन है वो है ऑयल फील्ड, आसाम से लेकर कानपुर, इसमें गुवाहाटी आता है, इलाहाबाद आता है, बरौनी आता है। तो आसाम से चल रहा है, डिगबोई इलाका देख रहे हैं, ये बरौनी हो गया, फिर यहाँ पर इलाहाबाद है, ये कहाँ तक जाता है, कानपुर तक, ये लंबा इलाका देखिए। और बरौनी से फिर आप नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ से एक बाइफर्केशन भी है, ये राजबंद और उसके बाद हल्दिया तक जाता है, कलकत्ता तक जाता है, हल्दिया कलकत्ता तक, मौरीग्राम तक जाता है। तो ये एक ऑयल फील्ड जहाँ से ऑयल आता है। और सलाया जो गुजरात में है, उसके बाद जलंधर तक। तो इसमें पंजाब, विरमग्राम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत आता है। इसको भी दिखाता हूँ आपको। ये लाइन जो है सलाया, विरमग्राम हो गया, सलाया, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जालंधर तक जा रहा है। बीच में आपके दिल्ली भी आ रहा है, जयपुर भी आ रहा है। फिर आप आ जाइए, जो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन ये है, हजीरा से शुरू होता है गुजरात में, फिर बीच में जगदीशपुर आता है, विजयपुर और मध्य प्रदेश में जो विजयपुर है, इसको इसलिए HVJ इसको बोला जाता है। विजयपुर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ पर पाइपलाइन बनाया जाता है। यहाँ देखिए, हजीरा से शुरू करिए, ये बॉम्बे हाई से शुरू होता है, हजीरा आ गया, फिर ये जा रहा है जो इलाका सबसे लंबी है, ये जगदीशपुर आप देख रहे हैं दाएं हाथ पे। तो पाइपलाइन जो है, ये पाइपलाइन ये एक नया आप कह सकते हैं एडिशन है, नया एडिशन है ट्रांसपोर्टेशन में। और क्योंकि हम क्या बात करते हैं, हम बस, ट्रेन, इन सब की बात करेंगे, रोड रेल की बात करेंगे, एयरवेज की बात करेंगे, लेकिन पाइपलाइन जो है इसमें फिक्स होती है। मतलब एक पाइपलाइन जो है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही, उसके अंदर कंटेंट है। उसके बाद एक जो लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये जाता है, इसको भेजा जाता है। कई सारी तकनीक है जिससे ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे।
तो इनिशियल कॉस्ट जो है इस पाइपलाइन को लगाने का वो तो अच्छा खासा है, काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन एक बार आपने लगा दिया ना तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। मतलब मेंटेनेंस को लगेगा बस इसमें, लेकिन ये चलती रहेगी, सालों साल तक चलती रहेगी। इसमें क्रूड ऑयल भेज सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और नेचुरल गैस इधर से उधर भेज सकते हैं। और एक और चीज़ है, अब कोई अगर ट्रेन है या और देखिए, एक ट्रेन से आप ट्रक में सामान डालते हैं, फिर ट्रक से आप टेम्पो ट्रैक्टर पर डालते हैं, फिर सामान पहुंचता है, तो हमेशा इसमें लॉस होता है। जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बीच में ट्रांसशिपमेंट लॉसेस कहते हैं, और समय का भी नुकसान होता है। पाइपलाइन में आपको ना तो ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस होंगे, कम से कम होंगे, और डिले भी बहुत कम होगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ ऐसा वो नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। अब हम आते हैं वाटरवेज पे। वाटरवेज का मतलब क्या होता है? सरफेस ट्रांसपोर्ट। हम जरा इनलैंड के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में बहुत सारी रिवर है, और रिवर ऐसी है बहुत बड़ी बड़ी अच्छी खासी रिवर्स हैं, और ये जो रिवर है इसको हम कहते हैं, इसका कुछ ऐसी जो है उसको हम नेशनल वाटरवेज कहते हैं। ये लाइफलाइन है हमारे इकोनॉमी की, कि यहाँ से भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, लोग भी इधर उधर जाते हैं, क्योंकि वाटरवेज जो है ये चीपेस्ट मीन है, रेलवे से भी। और अब कोई भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लिए, वाटरवेज सबसे सस्ता है, और अगर बड़े बड़े लोड्स हैं उसको लेने के लिए सबसे बढ़िया वाटरवेज है, और फ्यूल एफिशिएंट है, कम से कम खर्चा होता है इसमें, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। मतलब सामान और लोगों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जा सकते हैं, और पैसा भी कम लगता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती है, और क्योंकि इसमें कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है, कोई डिले भी नहीं है, और रिवर में तो खासतौर पे कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है, तो यहाँ से वहाँ चीज़ें जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको बताऊंगा। इनको NW नाम दिया गया, जैसे नेशनल हाईवे नाम दिया गया ना, इसको NW नाम दिया गया, नेशनल वाटरवेज, राइट। तो कौन कौन से मेजर है इसमें? ये टोटल लेंथ जो है इसकी 4503 किलोमीटर है, और अगर आप टोटल में देखें तो 14500 किलोमीटर है। इनलैंड नेविगेशन जो है 14500 लेंथ। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4000। ये वो बता रहा हूं जो नेशनल वाटरवेज है, टोटल हमारे अलग है ना। मैं केवल आपको नेशनल वाटरवेज बता रहा हूं जिसकी लेंथ 4503 है, कुल मिलाकर तो ज्यादा है। तो NW1 गंगा, रिवर गंगा, हल्दिया से इलाहाबाद, तो हल्दिया यहां पर हो गया, और यहां से जा रहा है ये इलाहाबाद। ये जो है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 1620 किलोमीटर है ये। फिर NW2 नेशनल वाटरवेज, ये ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह है डुबरी से सदिया, तो 891 किलोमीटर है ये। इसमें 891 किलोमीटर है ये, और इसमें स्टेट कौन कौन से आते हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये दूसरा हो गया। पहला जो आपने देखा ये 1620 किलोमीटर, दूसरा जो है 891 किलोमीटर। तो 15 स्टेट्स, हमारे पास 28 स्टेट है, 15 तो इसी से कवर हो जाते हैं, है ना। अब हम आते हैं NW3 पे। जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है ये कोल्लम से शुरू होता है, कोल्लम और कोट्टापुरम तक जाती है। थोड़ी छोटा है ये, 205 किलोमीटर है, और केरल में है ये। NW4 पे आते हैं। ये जो है इसमें पुदुचेरी से काकीनाडा जा रही है। इसमें आप देखें गोदावरी है, इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, और गोदावरी और कृष्णा के ये एलुरु कैनाल भी देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि बीच में रास्ते हैं ना, कैनाल से भी जाती है, गोदावरी से भी, कृष्णा से भी। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो पुदुचेरी है, उनको सर्व करती है। 1078 किलोमीटर है ये। इसके बाद 5वें पे आइएगा, ये ब्राह्मणी से, ये बेसिकली ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल और ECC, ये अलग अलग जगह है, वहां से होके गुजरता है। गोयनखली से तलचर तक है ये, तालचेर 588 किलोमीटर है, और इसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये कवर करता है। तो फिर से समझिएगा, ये गोयनखली से तलचर
फिर छठवा है, ये प्रोसेस में है, ये अभी बना नहीं है लेकिन प्रोसेस में, मतलब पूरा तैयार हो रहा है। इसमें है लखीपुर से भांगा, राइट, ये बारक पे है, नदी है वह है बारक, इसको बारक कहें या डारक कहें। तो इसमें आसाम, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, आसाम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा कवर होगा इसमें। ये वाटरवेज हो गए इनलैंड, मतलब जो नदियों में है। अच्छा, क्या है, 95% जो है, 95% हमारा एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, वो हम करते हैं सी से, इसमें हम समुद्र के से थ्रू करते हैं। तो हमारे बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर है। अब हमारे पास मेजर और कुछ मीडियम और कुछ माइनर, मतलब बहुत बड़े बड़े, थोड़े एवरेज और छोटे छोटे हमारे पास पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। तो जो कांडला है कच्छ में, वो पहला, इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो पोर्ट बनाया गया था बंदरगाह, वो कांडला कच्छ में बनाया गया था। अब इसमें क्या है कि आयात निर्यात होता है, सामान आता जाता है, और सरफेस ट्रांसपोर्ट, लैंड वाटर ले ले या आप आउटबाउंड वाटरवेज, आउटबाउंड ले ले, इसमें सी है, ओशन है। तो एक तो एफिशिएंट तरीका है ना, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका है, लोग जा सकते हैं और सामान जा सकता है। तो मैं एक एक करके आपको ले जाता हूँ ये अलग अलग पोर्ट्स पे, एक एक के बारे में बात करेंगे। ये जो मैप है ये हमारे कोस्ट लाइन का है, जो मैप है ये कोस्ट लाइन का है। हम शुरुआत करेंगे कांडला से, कांडला। अब इसमें कुछ वर्ड्स है, नेचुरल और रिवराइन और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब ये होता है ऐसे पोर्ट, कौन से आर्टिफिशियल पोर्ट होते हैं, कौन से रिवराइन पोर्ट होते हैं। तो आप देखें कि जब एक पोर्ट है, ये पोर्ट है, एक शिप आएगा, है ना, एक शिप आ रहा है एक पोर्ट पे, और वो जाके रुकेगा वहाँ पे, ठहरेगा, हार्बर, बंदरगाह। अगर मान लीजिए ये जो जगह है इसमें टाइडल है, देखिए समुद्र की लाटाएं तो चलेगी, हाई टाइड भी होगा, लो टाइड भी होगा, चक्रवात आएगा, हवाएं आएंगी, जो समुद्र के में होता है वो होगा, वो इस शिप को इफेक्ट करेगा। तो शिप रुक नहीं पाएगा ठीक से, वो हमेशा मूव करता रहेगा, टकराएगा, सब चीज़ें होगी। तो समय के साथ इसका नुकसान हो जाएगा। तो ये जगह जो है ये बहुत अच्छी जगह नहीं होगी जहाँ पर आप पोर्ट बना सके या आप शिपों को लाके रुकवा सके। तो ये जगह बिल्कुल सही नहीं है ना, क्योंकि इसको आना है, सामान उतारना है, सामान चढ़ाना है, सारे काम करने हैं। हाँ, अब चलिए एक ऐसी जगह मानिए कि वहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बीच में एक छोटी सी जगह है, तो अब ये नेचुरली प्रोटेक्टेड है। जो हवाएं आ रही है, जो लाटाएं आ रही हैं, और समुद्र की जो स्पीड है या जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर रुक गई है। तो यहाँ एक बहुत छोटी पोर्शन से शिप आ जाएगा और यहाँ पर आके जो शिप है रुक जाएगा, मतलब पानी रुक जाएगा और पानी उतना मूव नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी आइडियल है, बड़ी आइडियल कंडीशन है, यहाँ पर आप पोर्ट बना सकते हैं। तो ऐसे हम पोर्ट्स को कहते हैं नेचुरल, जहाँ पर हमको नेचुरली ये मिल जाता है सिचुएशन, इसको हम नेचुरल बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, खुद ऐसे बैरियर लगा सकते हैं कि शिप आए और जितनी भी टाइड्स आ रही हैं, जितनी भी फोर्स से की चीज़ें आ रही है जो अलग अलग पोर्ट के नुकसान पहुंचाने के कारक बन सकते हैं, उसके लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं, हम आर्टिफिशियल कर सकते हैं। तो अगर हम एक पोर्ट अपने आप बना रहे हैं इस कारण से, उसको हम आर्टिफिशियल करेंगे, वो हो गया आर्टिफिशियल पोर्ट। और ऐसे पोर्ट जिसमें मान लीजिए वो रिवर है, वहाँ पर मान लीजिए कोलकाता में हुबली रिवर जो है, अच्छा ये जो रिवर है वो डीप भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। अगर आप बड़े शिप चलाएंगे तो आपको अंदर पानी भी गहरा चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए इसकी विड्थ, तो इसको हम रिवराइन कहेंगे, ये रिवराइन रास्ता होगा। तो हम कांडला से शुरू करते हैं, कांडला कच्छ में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। ये जो कांडला है कच्छ, ये पहला ऐसा बंदरगाह था, पोर्ट था, जो पहला, ध्यान रहे, हमेशा पूछा जाता है, पहला हमारे स्वतंत्रता के बाद
पहला था ये, क्योंकि हो ये रहा था कि जो मुंबई पोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा ट्रेड वहाँ होता था, वो फुल था, वो ओवर क्राउडेड था, यानी प्रेशर में था, क्योंकि ज़्यादा पोर्ट थे नहीं ना, और सब कोई मुंबई जानता था। तो हमारे पास कांची पोर्ट, जो कराची पोर्ट था, वो चला गया था। जब हमारा पार्टीशन हुआ तो कराची चला गया पाकिस्तान। तो कांडला एक टाइडल पोर्ट है, कांडला एक टाइडल पोर्ट है, और इसमें बहुत सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे ग्रेनरी हो गया, जो भी खाद्यान्न से रिलेटेड चीज़ें ना, खाद्यान्न से रिलेटेड चीज़, और इसके अलावा ये जो जम्मू कश्मीर से सामान आता है जाता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सामान आता है जाता है। अब आते हैं मुंबई पे। जैसे मैंने बताया आपको, ये बहुत सबसे बड़ा पोर्ट है, मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पोर्ट है, और इसके स्पेशियस नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है इसका मतलब ये है कि नेचुरल है ये। अब क्योंकि मुंबई ओवर क्राउडेड हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा ट्रेडिंग हो रहा था, बहुत सारा सामान इधर उधर जा रहा था, तो इसके लिए इसके पास में एक नावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका काम यही था कि भाई जो मुंबई पे प्रेशर पड़ रहा है उसको थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, उसको हल्का किया जाए। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम दिया गया, और ये मुंबई के जो कंजेशन हो रहा था उसको डिंगेस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा हल्का करने के लिए किया गया था। फिर आइए थोड़ा नीचे, ये मार्मागांव पोर्ट, ये गोवा जो है, ये केवल आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क जो 50% पूरे देश का है, वो मार्मागांव पोर्ट से ही जाता है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट पे आ जाइए, कर्नाटक पे आ गई, ये लौह अयस्क भेजता है। जो कुद्रेमुख माइन से जो लौह अयस्क आ रहा है वो भेजता है। उसके बाद तूतीकोरिन पे आ जाइए, हम अभी कोचीन पे आते हैं, पहले हम तूतीकोरिन कर लें, पहले कोचीन करना चाहिए था। तो ये नेचुरल हार्बर है, ध्यान रखिए, तूतीकोरिन तमिलनाडु का जो है नेचुरल हार्बर है, और इसमें देखिए आसपास के जो हमारे इलाके हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, और जो जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर इसमें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब कोचीन पे आइए, कोचून जो है वो हमारा साउथ वेस्ट का एक्सट्रीम सबसे नीचे वाला पोर्ट है, और ये नेचुरल हार्बर है। और लगून कुछ इस तरीके का शेप होता है। लगून एक स्पेशल पार्ट है, आप ये समझिए लैंड और सी का कॉम्बिनेशन है ये। चेन्नई ये सबसे पुराना है, मतलब सबसे पुराना नहीं, मतलब वन ऑफ दी पुराना में आता है, और लेकिन ये आर्टिफिशियल पोस्ट है, सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, आदमी ने बनाया इसको। और फिर विशाखापट्टनम पे आ जाइए, ये सबसे डीपेस्ट है, मतलब सबसे गहरा है, लैंडलॉक्ड है, अच्छा खासा प्रोटेक्टेड है, और ये भी आयरन और लोहा अयस्क के लिए एक्सपोर्ट के लिए होता है। पारादीप पे आ जाइए, अब पारादीप हो गया। अब पारादीप आप आ जाइए उड़ीसा में, और मेन चीज़ है आयरन ओर, बाकी चीज़ें भी होती है, मेन बता रहा हूँ आपको। फिर आप आ जाइए कोलकाता पे। कोलकाता जो है वो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी इसमें नदी भी आती है, नदी से चलते हुए आप आएंगे, फिर आप सी पे आएंगे, है ना। और क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रह्मा बेसिन का एक हिंटरलैंड है, और ये एक टाइडल पोर्ट है, इसमें क्या होता है कि हुगली को क्लीन करना पड़ता है। जो रिवर होगा, रिवर तो मिट्टी लेके आएगी, है ना, तो जब रिवर सी से मिलती है तो आप सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस सेडिमेंटेशन को क्लीन करना पड़ता है, इसे कहते हैं ड्रेजिंग कहते हैं, क्लीनिंग। इस गाद को, मिट्टी को क्लीन करना पड़ता है। फिर ये हल्दिया हो गया, और ये एज अ सपोर्टिंग पोर्ट, यानी कि सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था। जैसे मुंबई का प्रेशर रिलीज करने के लिए नावा शेवा बनाया गया था, वैसे ही कलकत्ता का पोर्ट उसको ईज करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया। तो ये है आपके सी पोर्ट्स। फिर हम आते हैं अब एयरवेज क्या हो, तो एयर हवा का यूज़ करते हैं, उसमें हवा के से थ्रू हम जाते आते हैं। तो जहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जहाँ पर हम इतने आसानी से नहीं जा सकते, बहुत फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, गहरा है, बड़े बड़े ओशनिक जो स्ट्रेचेस हैं, वहाँ पर जाने के लिए हमको इनका एयर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
इसको नेशनलाइज किया गया था 1953 में, और एयर इंडिया हमको इंटरनेशनल एयर सर्विसेज मिलती है, लेकिन अब तो बहुत हो गई हैं, मतलब एक नाम नहीं है। और जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो हिंदुस्तान में जैसे कई ऐसे जगह है जहाँ पर मतलब उसमें इतना दूर नहीं जाना पड़ता, वो पास पास के हैं। कुछ लोगों को जाना होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दिल्ली से आप देहरादून आइए, तो देहरादून में एक एयरपोर्ट है। अब देहरादून से आपको आसपास जाना है, जैसे कोट द्वार हो गया, वहाँ पर तो हवाई जहाज़ नहीं है, कोट द्वार जाना है, हल्द्वानी जाना है, कोई टैक्सी वैक्सी टाइम लगता है। तो अगर कोई डिग्नेटरी है या कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए फिर आप पवन हंस का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे आपको। तो पवन हंस एक तो हेलीकॉप्टर, और जैसे ONGC को भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑफशोर ऑपरेशन है, जैसे बम्बई हाई की बात करिए, मुंबई हाई में अब ये ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर आप ना तो ट्रेन चला सकते हैं ना कुछ और चला सकते हैं। और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है, कई ऐसे पार्ट है जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के, जहाँ पर आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से आना जाना होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें वो है कम्युनिकेशन। जब आप ट्रेड करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, मान लीजिए एक साहब किसी UAE में है और आप जो है इंडिया में है। अब आपको आपस में बात करनी है। अगर आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे बगैर, है ना कोई तो काम हो, चाहिए व्हाट्सएप ही यूज़ कर लीजिए, आपको और ट्रेड इतना अच्छा नहीं होगा बगैर कम्युनिकेशन के। अगर बार बार बात कट रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जब भी किसी ट्रेड, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की आप बात करते हैं तो इसमें ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसा है। तो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, आपस में लोगों की जो बात होती है, या फिर मैस कम्युनिकेशन है जिसमें टेलीविज़न हो गया, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये बात करने का, बात पहुंचाना और बात सुनने का तरीका है ना। जैसे मान लीजिए पोलियो ड्रॉप की बारे में बात हुई, हम लोग पोलियो फ्री है, तो सरकार बताना चाहती है पोलियो के बारे में, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई नई स्कीम बताना चाहती है सरकार, तो मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो टेलीविज़न पे आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे ताकि हर एक जनमानस पे ये बात पहुंच जाए, जन के पास बात पहुंच जाए। इसको मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क जो चिट्ठी पत्री हम लोग भेजते लाते हैं, वो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा, क्योंकि हम खुद ही सबसे बड़े हैं, चाइना के बाद सबसे बड़े हम ही तो हैं। तो कार्ड और एनवेलप जो है वो अलग अलग क्लास में बांटे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास मेल हो गया, जो बहुत तेज़ जाना है जिसको, सेकंड क्लास मेल में पैकेट होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, ये थोड़ा इसको टाइम दिया जा सकता है। तो अगर हम क्विक डिलीवरी की बात करते हैं, कोई बड़ा टाउन है, बड़ा सिटी है, तो छः मेल चैनल्स बनाए गए हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, 6 मेल चैनल, जिससे फास्ट ट्रैक में पहुँचे। राजधानी चैनल हो गया, मेट्रो चैनल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया, बिजनेस चैनल हो गया, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिक चैनल। तो ये कुछ ऐसे चैनल हैं जिससे यहाँ से वहाँ चीज़ें आप आराम से भेज सकें पोस्टल नेटवर्क के थ्रू। तो हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है ना। हमारे पास बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 1.35 बिलियन है हम लोग। तो ये होना, कई ऐसी कंपनीज़ हैं, रिलायंस वगैरह फ्री और डेटा देती है, तो लोग उसको यूज़ करते हैं फिर, और इसीलिए फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब टूरिज़्म, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो एक हॉलीडे हेवन की बात मैं करूं कि लोग हमारे देश में आते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, यानी टूरिज़्म के लिए आते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम व्यापार करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड देख लेते हैं, फिर टूरिज़्म बताता हूँ आपको। तो जब हम एक देश से दूसरे देश में विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, व्यापार करते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। 2 कंट्री हो गई, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये जो आयात और निर्यात है, इसी को हम ट्रेड कहते हैं। हम आपको कुछ दे रहे हैं और आपसे कुछ ले रहे हैं। अब ये इसमें जो ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कितना आपने एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इसी को हम, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मान लीजिए ज़्यादा आपने ज़्यादा इंपोर्ट किया
और कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, या उल्टा कर लीजिए तो आप देखिए माइनस में आ जाएगा, है ना। एक कंट्री जो है ज़्यादा उसने एक्सपोर्ट कर रखा है और कम इंपोर्ट कर रखा है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, और ये अच्छा होता है, ये देश के लिए अच्छा होता है। यानी कि जब वैल्यू है एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट्स कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड्स। मतलब अगर आपने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब टूरिज्म, ये एज अ ट्रेड, एज अ व्यापार, यानी टूरिज्म, पर्यटन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास देखिए समुद्र भी है, हमारे पास मरुस्थल भी है, डेजर्ट भी है, माउंटेन भी है, पठार भी है, अमीर गरीब बड़े लोग भी है, कल्चर है, संस्कृति, हर टाइप की चीज़ जो दुनिया को देखनी है वो हमारे यहाँ मिल जाएगी। तो टूरिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड का, और ये आगे बढ़ा है। और इससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ता है ना। लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वो प्रमोट होते हैं, वो बिकते हैं, और कल्चरल हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। और इसके बाद जो आपस में देशों के बीच में कल्चर हेरिटेज, ये हम एक दूसरे के से बांटते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बहुत तरीके हैं जिसको हम अपनी धमनियाँ कहते हैं, जिसको हम अपनी नर्व्स, आर्टरी कहते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था केवल एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के नहीं चलेगी, हमें रोड चाहिए, हमें नेटवर्क चाहिए, हमको बहुत सारी तरीके चाहिए जिससे हम उसको फलीभूत कर सकें। तो ये एक धमनियाँ है जो हमारे देश को, इसलिए सरकार भी इस पे काम करती है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।